नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में शराबबंदी की मांग और शराबबंदी पर शुरू हुए सियासी संग्राम की। एमपी में शराबबंदी की मांग को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती लगातार मुखर हैं। पहले सरकार को शराबबंदी की मांग को लेकर चिट्ठी लिखने के बाद अब उमा भारती ने वीडी शर्मा को चिट्ठी लिखकर संगठन का समर्थन मांगा है। इतना ही नहीं, अपनी चिट्ठी में उमा भारती ने शराब से मिलने वाले राजस्व के कुछ विकल्प भी सुझाए हैं। उमा की मांग का सरकार और संगठन दोनों समर्थन कर तो रहे हैं, मगर सीधे शराबबंदी की तरफ कोई इशारा नहीं दिया जा रहा। तो वहीं विपक्ष ने उमा की मांग को लेकर सरकार को निशाने पर ले लिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में शराब को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मचा है। पहले सरकार को चिट्ठी लिखकर शराबबंदी की मांग करने वाली बीजेपी की सीनियर नेता और एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र लिखकर अपने अभियान में संगठन का समर्थन मांगा है। चिट्ठी में उमा ने माना है कि शराब से बड़ा राजस्व आता है, मगर शराब से मिलने वाले राजस्व के विकल्पों के बारे में भी उमा ने कुछ सुझाव दिए हैं। तो साथ ही उन्होंने शराबबंदी से होने वाले राजनीतिक फायदों के बारे में भी बताया है। उमा की चिट्ठी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उमा के बयान का समर्थन तो किया, मगर साथ ही उन्होंने शराबबंदी के लिए सामाजिक चेतना की जरूरत बता दी। उमा जी हमारी इस दिशा में एक समाज की एक प्रमुख इस प्रकार के काम करने की हमेशा से उनकी एक भूमिका रही है। तो इस भूमिका में वो काम करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने जो अपेक्षाएं की हैं उसमें तो जगह जगह पर जहां सामाजिक कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। जहां एक तरफ उमा भारती एमपी में शराबबंदी की मांग कर रही हैं, तो वहीं पहले सरकार और फिर संगठन सामाजिक चेतना और जन जागरूकता की बात कर रहे हैं। मगर क्योंकि इस बार शराबबंदी की मांग बीजेपी की ही एक बड़ी नेता ने की है, इसीलिए कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। शराबबंदी के लिए अगर उनको ठोस कदम उठाने की बात करती हैं तो मैं तो ये मानता हूँ और हम सब मानते हैं प्रदेश की जनता के हित में उनको सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बोलने से, पत्र लिखने से तो कुछ होने वाला नहीं। तो खुद शिवराज सिंह जी पहले कहते थे कि प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में कदम उठाएंगे, और पिछले चुनाव के बाद उनने बोलना बंद कर दिया। एक तरफ कभी कभार ये वो कहते शराबबंदी के लिए सोचना पड़ेगा, उस दिशा में जनता आगे बढ़े। अब सवाल ये है, क्या जन जागरूकता से ही शराबबंदी और नशाबंदी मुमकिन है? सवाल ये, अगर ऐसा ही है तो अब तक क्यों नहीं नशाबंदी हो पाई, या अभी तक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता नहीं फैलाई गई? सवाल ये है, कर्ज में डूबी सरकार के पास शराब से मिलने वाले राजस्व के अलावा क्या विकल्प हैं? प्रमोद शर्मा के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। उमा भारती एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मध्य प्रदेश में शराब की मांग कर चुकी हैं और ये उनकी कोई गैर वाजिब मांग नहीं है। ये बहुत अच्छी मांग है समाज के हिसाब से, मध्य प्रदेश की जनता की सेहत के हिसाब से, लेकिन सरकार और संगठन उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रही है तो उमा भारती लगातार शराबबंदी को लेकर मुखर हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से विधायक आशीष शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक निशंक जैन जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशीष जी, मनीष जी और निशंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आशीष जी आपसे। आशीष जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उमा भारती क्या चाहती हैं, या उमा भारती नहीं समझ पा रही है कि सरकार क्या चाहती है? देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की नेता होने के साथ साथ संत हृदय भी हैं, और चूंकि संतों ने सदैव समाज की बुराइयों को लेकर जन जागरण भी किया है और राज्य शासन को, सरकार को निर्देश भी दिए हैं कि ऐसा काम समाज में अगर होगा तो इससे एक अच्छा वातावरण का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। उमा भारती जी की शराबबंदी को लेकर जो वचनबद्धता है वो जग जाहिर है। पहले भी 2-3 बार वो इस विषय में मध्य प्रदेश सरकार से कह चुकी है। निश्चित ही उमा जी हमारी नेता हैं तो उनकी बात पर पार्टी और सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि एकदम शराबबंदी कर दी जाए। क्रमिक रूप से शराबबंदी की तरफ मध्य प्रदेश को बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ जनता से भी अपील की गई है, अगर जनता स्वेच्छा से शराब को छोड़ती है तो इससे अच्छा तो कोई राम राज्य हो ही नहीं सकता। लेकिन उमा जी की बात को हमने बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान भी इस मामले में आ चुका है।
अगर उमा जी ने कोई बात की है तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। मैंने आशीष जी सवाल पूछा था कि आशीष जी, उमा भारती जी क्या कहना चाहते हैं? क्या वो सरकार नहीं समझ पा रही है या उमा भारती नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार क्या चाहती है? आशीष जी ने बता दिया कि उमा भारती क्या चाहती है, सरकार तो समझती है, लेकिन जनता नहीं समझ पाई शायद कि उमा भारती चाहती क्या है। ये एक अपनी परिभाषा आशीष जी ने दी है। मैं इस पर आता हूं आशीष जी आपके पास। जन जागरूकता और सामाजिक चेतना, इसको लेकर मेरा सवाल मनीष जी से है। मनीष सर, मुझे याद है कि आज से कई बरस पहले, करीब 2 दशक पहले या पता नहीं कितने साल पहले, जब मैं छोटा था सर, तो तीसरे, चौथे या 5वीं क्लास में आने के बाद जब डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तब यह मुद्दा होता था कि शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, शराबबंदी के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो जन जागरूकता नहीं थी, सामाजिक चेतना नहीं थी। मैं तो कम से कम नहीं मानता इसको। जन जागरूकता पहले भी थी, सामाजिक चेतना पहले भी थी। जिनको छोड़नी होती वो छोड़ देते सर। या आपको लगता है कि जन जागरूकता या सामाजिक चेतना की आवश्यकता है व्यापक स्तर पर, जो पहले प्रदेश में नहीं थी? ऐसा नहीं है आसिफ, ये जो बुराई है ये कि आज आ गई है या शिवराज जी के चौथे कार्यकाल में आई है या उमा जी को आज पता चला है। ये सदियों से हमारे यहाँ चला आ रहा है सिस्टम, और बड़ा मतलब 20-50 साल नहीं, कई सदियों पहले से ये चीज चली आ रही है। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि जो भी विपक्ष में आता रहे या जो थोड़ा साइडलाइन होता है, उसको ये जो दुर्गुण है समाज का ये दिखने लगता है। भाई उमा जी भी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं और बड़े मैंडेट से आई थी। वो उन्हें दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार को हटा के और वो आई थी, बहुत बड़ा मैंडेट था उनके पास। अगर ये भावनाएं तब रहती तो शायद वो ज्यादा अच्छे से कर पाती, क्योंकि सरकार उनकी थी। सरकार की जाहिर है कि अगर मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी ऐसे मामलों में कहने की कि भाई ये हम नहीं करेंगे। अच्छा, यही भारतीय जनता पार्टी जो है बाकी राज्यों में जहां अपोजिशन में है वहां वो शराबबंदी की बात करते हैं, बट अपने स्टेट में जो है वो नशाबंदी की बात करते हैं। यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस जहां पर सत्ता में है तो वो नशाबंदी की बात करेंगे, बाकी स्टेटों में शराबबंदी की बात करेंगे। एक्चुअली इसके साथ जो रेवेन्यू जुड़ा है आसिफ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया है 2017 के बाद, जब से जीएसटी आ गया है देश में, तो जीएसटी के बाद केवल 2-3 ऐसी चीजें रह गई हैं जिससे राज्यों की जो गाड़ी है वो चलती रहे, और उसमें शराब, हाँ एग्जैक्टली शराब उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप देखिए जब उमा जी ने ये मूवमेंट इस बार शुरू किया था तो बात हुई थी शराबबंदी की, बाद में मुख्यमंत्री जी की उनसे मुलाकात हुई, फिर वो नशाबंदी पे आ गई। तो अब फिर नशाबंदी और शराबबंदी, तो ये जुगलबंदी अभी चलेगी, होना कुछ नहीं है। जिसको छोड़ना है वो छोड़ेगा, जिसको पीना है वो पिएगा। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। निशंक जी आपके पास आ रहा हूं। निशंक जी, आज आप कह रहे हैं कि अगर उमा भारती सड़कों पर उतरती हैं तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। सर, आपने इन 15 महीनों की सरकार में अगर शराबबंदी कर दी होती तो क्या पता उमा भारती आपके लिए सड़कों पर होती? देखिए, पहले हम उमा जी की बात करें कि उमा जी ने शुरुआत की, शराबबंदी की बात की, मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। इसके बाद जब मुख्यमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की, उसके बाद मैंने उमा जी की बाइट आपके चैनल पे सुना कि उन्होंने खुद कहा कि नहीं, शराबबंदी के साथ साथ नशाबंदी होना चाहिए और इसका हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी मांग उमा जी से ही है कि उमा जी अपना स्टैंड क्लियर करें। क्या वो शराबबंदी चाहती है, क्या नशाबंदी चाहती है, क्या मुख्यमंत्री जी के उनसे मुलाकात के बाद उनकी जो परिभाषा है वो बदलेगी? नंबर 1। नंबर 2, यदि आज उन्होंने माननीय वीडी शर्मा जी को जो पत्र लिखा है और उसके बाद यदि वे वास्तव में शराबबंदी चाहती हैं तो हम भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि अपराधों की जड़ में 90% शराब है। एक्सीडेंट में अधिकतम शराब है। निश्चित तौर पर किसी भी रेवेन्यू से ज्यादा किसी की जान हो सकती है, सड़क बन सकती है निश्चित तौर पर, मगर जान नहीं। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है सर कि किसी राजस्व से ज्यादा किसी की जान कीमती है, तो ये ज्ञान अब से 1 साल पहले नहीं था सर, या उसकी अनुभूति नहीं हुई थी, वो महसूस नहीं हो पाया, या आप भी बंधे हुए थे कि इतना बड़ा राजस्व का मोह छोड़े कैसे? निश्चित तौर पर
कांग्रेस सरकार बनी, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, 4 महीने उसमें निकल गए, उसके बाद और परिस्थितियां, कांग्रेस ने इस लाइन पे काम शुरू किया था, पर उसके बाद की परिस्थितियां आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ बिकाऊ लोगों की वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई। नहीं तो निश्चित तौर पर इस कदम में कांग्रेस चूंकि आगे बढ़ती और वक्त आने पर आगे बढ़ेगी, शराबबंदी होना ही चाहिए। ये एक लिस्ट तैयार हो रही है सर धीरे धीरे कि व्यापम, पौधरोपण, उन सबके दोषियों का खुलासा होने वाला था, उससे पहले सरकार चली गई और उसके बाद तमाम घोटालों की जो दोषी हैं वो सीखचों के पीछे जाने वाले थे, सरकार चली गई। उस लिस्ट में अभी एक शराबबंदी का मामला भी आ गया कि शराबबंदी होने वाली थी। नहीं, मैं आपकी बात को सिर्फ काट नहीं रहा, मैं तो ऐड कर रहा हूं कि ठीक है आपने ये दलील दी, इस पर आता हूं मैं। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, इतने बरस के मध्य प्रदेश 1956 के बाद से हम आज तक अल्टरनेट रेवेन्यू सोर्सेस नहीं जुटा पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही की सरकारें रहीं, कांग्रेस की भी सरकारें रहीं, ये सियासत से मेरा सवाल है। अल्टरनेट रेवेन्यू सोर्सेस हम जनरेट नहीं कर पाए, नतीजा आज पेट्रोलियम पर मध्य प्रदेश में हम 33% टैक्स लेते हैं, 1% हम अतिरिक्त सेस लेते हैं और सेस के ऊपर हम अलग एडिशनल टैक्स भी लेते हैं। यानी सारा का सारा हमारा जो दारोमदार है पैसे कलेक्शन का, वो या तो पेट्रोलियम है या फिर आबकारी है, और कोई तीसरा सोर्स हम जनरेट नहीं कर पाए। एक और इस सरकार में आने के बाद कर्जा भी एक बहुत बड़ा मामला है। देखिए, पहले तो मैं निशंक जी की बात का जवाब दे दूं। कांग्रेस के नेता आजकल ये कहते नहीं थकते हैं कि हम ये कर देते, हम वो कर देते। मुझे लग रहा है 5 साल में आसमान के तारे तोड़ के जमीन पे ला देते कांग्रेस की, अगर 5 साल सरकार रह जाती। जहां तक बात है वर्तमान सरकार जो शिवराज जी की है, इसने जन कल्याणकारी कार्यों में अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार व्यय करती है। बच्चे बच्ची की पढ़ाई से लेकर, गरीब के इलाज से लेकर, किसानों के बीमे मुआवजे से लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों के खर्च पहले से ज्यादा बढ़े हैं। स्थापना पर हमारा व्यय बहुत ज्यादा बढ़ा है, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, इसका एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा उसमें चला जाता है। इसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जिसमें हितग्राहियों को हम सीधा लाभ देते हैं, उस तरह की स्कीम की संख्याएं भी बढ़ी है। लेकिन उस तुलना में जितना हमारे पास रेवेन्यू आना चाहिए, जितना हमारा करारोपण होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं इसके कारण बजट में एक तरह का असंतुलन थोड़ा सा देखा जाता है। लेकिन इसके विकल्प पर हम सबको विचार करना चाहिए। उमा जी ने भी जैसे अपने पत्र में कहा है कि शराब से होने वाले राजस्व की हानि को हम कहां से पूर्ति कर सकते हैं, इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी या एक कमेटी बनाना चाहिए जो इस पर विचार करे कि जो राजस्व हानि होगी उसकी पूर्ति कहां से की जाएगी। अब देखिए आशीष जी, ये जो कमेटियों का सिलसिला है ना सर, ये इसका रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा है। आपके बगल के प्रदेश में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी। कांग्रेस सरकार में कमेटियों का रिकॉर्ड जरूर खराब रहा। मैं सुन लीजिए आशीष जी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने कमेटी बनाई थी। समिति ये थी कि वो जाकर ये पता करेगी कि शराबबंदी कैसे करें। सरकार बदल गई, वो समिति भी फिर चली गई। अब जो नई सरकार आई है कांग्रेस ने, उसने भी एक नई समिति बनाई है और 2.5 साल में वो समिति अभी तक यही पता कर रही है कि शराबबंदी कैसे की जा सकती है। तो समिति सर सिर्फ ये पता करती है, वेतन भत्ते और सैलरी जाती है, शराबबंदी होती नहीं। जनता को भी दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। और मनीष जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है सर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का जब आशीष जी जिक्र करते हैं, समस्या यही है सरकारें आजकल हमारी पूंजीगत व्यय के बदले राजस्व व्यय ज्यादा करती हैं। जनता को मुफ्तखोरी की आदत लगाई जा रही है। इसके बदले, इसके बजाय ये कि जनता को अपने पैरों पर खड़ा होने के मौके दिए जाएं ताकि आदमी खुद कमाए, अपने बच्चों की फीस भरे, ना कि सरकार उनकी फीस भरे। राजस्व व्यय जब आप ज्यादा करेंगे तो जाहिर बात है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी, नतीजा आपको रिटर्न कम मिलेगा और फिर आप कर्ज लेते चलेंगे या फिर जनता पर सीधे आप टैक्स डालेंगे। बिल्कुल सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा उतना लोगों, उतने हाथों को काम मिलेगा। बिल्कुल। और राजस्व व्यय का बढ़ना यह है कि आप जो है जिसको अनुपयोगी तो नहीं बोलना चाहिए, बट जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं उन पर आप पैसा खर्च कर रहे हो। एक आंकड़ा जरूर दूंगा क्योंकि बजट की बड़ी बात हो रही है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसका जो खुद का रेवेन्यू है, जो स्टेट खुद कमाता है, वो है 64,000 करोड़ रुपया। और केवल 3 हेड में सैलरी, पेंशन
और जो लोन लिया है हमने 2 लाख करोड़ का, उसका ब्याज, इन तीनों के भुगतान में हम 73,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति है, और ऊपर से लोगों को और अकर्मण्य बना रहे हैं। जहां जरूरत हो वहां बिल्कुल करना चाहिए कि जो लोग काम करने में सक्षम नहीं हो, जो विकलांग हो, आप उनकी मदद करिए। जनता भी साथ देती है, समाज भी साथ देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि सरकारों ने शायद नहीं किया, बट समाज आगे बढ़ के उनने उनकी मदद की है। तो ये जो सिस्टम चल पड़ा है, फ्री बीज बोलते हैं अंग्रेजी में, कि साहब फ्री में आप 1 रुपए में राशन दे दो, 2 रुपए में ये कर दो, 100 रुपए में बिजली दे दो। तो इसके कारण क्या हुआ है? इसके कारण यह भी हो रहा है कि क्योंकि उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है, और वो एक्सपेंडिचर जो बच रहा है वो भी शराब में खर्च कर रहे हैं वो, और घर में और जो है नाटक हो रहे हैं, मारा पीटी के इंस्टेंसेस हो रहे हैं। आप देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तो महिला प्रताड़ना के, महिलाओं के प्रति जो प्रताड़ना हुई है, उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं। आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप सरप्राइज रहेंगे कि वो घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं, उसका केसेस बढ़े हैं। तो उसका यही है कि प्रोडक्टिव काम हम करें, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ कि हम लोगों को अकर्मण्य बनाएं। लोगों को फ्री बीज दें, उनको राहत दें, और उसके बाद फिर वो शराब पिए और फिर उनसे आप टैक्स ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। गजब की योजना चल रही है। मैं निशंक जी आपके पास आ रहा हूं, और निशंक जी आपसे मेरा एक सवाल। सर, आपके जहन में थोड़ी झिझक महसूस नहीं होती क्या, जब आपके अड़ोस पड़ोस के कांग्रेस सरकारों में शराब बिकती है? कहीं शराबबंदी करवा दीजिए, फिर दमदारी से कहिए हमारी प्रदेश की सरकार ने देखिए शराबबंदी करी है, तो उसमें वजन आएगा। या यूं ही सर, जब आप सरकार में आएंगे तो शराब का नशा सत्ता पर चढ़ेगा, और जब विपक्ष में आएंगे तो लगेगा कि नहीं शराब से तो लीवर खराब होता है। देखिए, हम तो अपने राज्य की बात करते हैं, उस राज्य की क्या परिस्थिति है, उस राज्य के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता उसका जवाब देंगे। मैं तो आशीष जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं, और आपके चैनल क्यों सर, दूसरे राज्यों के कांग्रेस नेता आपस में बात नहीं करते क्या? आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए, वो उनका मामला है। आज अच्छा, मैं उनके मामले में क्या कहूं, उस सरकार के उनके परिस्थितियां, उनका निर्णय, उनकी कमेटी की रिपोर्ट, किसी भी मामले में मुझे ज्ञान नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं समझता हूं उस मामले में मुझे नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात कि मेरा आपके चैनल के माध्यम से उमा जी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि वो संत हैं, उनका व्यक्तित्व जुझारूपन का है, उनको ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उनकी पार्टी की सरकार ने लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें पहले खोली, उनका टाइम बढ़ाया, और बाकी चीजें बाद में। जिस सरकार का सिर्फ मोटिव पैसा कमाना हो, उस सरकार से आप शराबबंदी की अपेक्षा नहीं कर सकती। उमा जी को इस संबंध में निश्चित तौर पर सड़क पे आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उनकी इस बात के साथ है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना ही चाहिए। ठीक सर, सड़कों पे नेताओं को जरा ध्यान से बुलाया करिए। एक बड़े नेता को सड़कों पर बुला लिया था आपने, उसके बाद फिर बहुत कुछ भुगतना पड़ा। निवाड़ी में भाजपा के मैं लौट रहा हूं सर उस पर। निशंक जी लौट रहा हूं। आशीष जी आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं। उमा भारती की कमबैक वापसी का जरिया तो नहीं शराबबंदी? सरकार ने और हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा जी के किनारे 1 किलोमीटर में शराब की समस्त दुकानें बंद की है। उसके कारण भी राजस्व की हानि हुई होगी, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि नर्मदा किनारे शराब का विक्रय नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में हम शराबबंदी की दिशा में बढ़ चलेंगे। आशीष जी, आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, आप भी जानते हैं कि केवल भगवान नर्मदा किनारे नहीं बसते, माँ नर्मदा के किनारे नहीं बसते, और कण-कण में भगवान है। तो जहां जहां शराब दुकान है वहां देख लीजिए सर थोड़ा सा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत शुक्रिया। निशंक जी, आशीष जी, मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।